बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री को देखेंगे कि वो किस किस्म की थी। उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था वो ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, इस वजह से उसमें नहीं देख सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके मेजर थीम क्या थे, उसका ऑप्टिमिज़म कैसा था, फ़िलोसफी ऑफ लाइफ कैसी थी, वो लव को, नेचर को और मैन को कैसे समझता और जानता था, और उसकी पोएटिक जीनियस कैसी थी, लिरिसिज्म कैसी थी, और उसकी ऑब्सक्योरिटी और उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है उसकी चंद इम्पोर्टेंट पोएम्स पे। वो इसीलिए बनाई थी कि जब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हो तो आप इसको बआसानी समझ सकें उन वीडियोस, उन चंद पोएम्स के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले ब्राउनिंग के मेजर थीम देख लेते हैं। सोल डाइसेक्शन होती है इसकी। उसके बाद जो विक्टोरियन ट्रेंड है उससे बगावत ये शो करता है। इटालियन रिनेसेंस पाया जाता है। गॉड, मैन और नेचर पे बहुत ज़्यादा लिखता है। इसके अलावा रिलीजियस पोइट्री है इसकी। पोइट्री में आर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है इसमें। पोएट और पोइट्री पे लिखना जानता है, पेंटर्स पे लिखता है, म्यूजिशियन पे लिखता है, म्यूज़िक पे लिखता है। उसके अलावा लव और लवर्स पे बहुत अच्छा लिखता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्राइम पे लिखता है और अब नॉर्मेलिटी पे लिखता है। मदरहुड और वाइफहुड पे इसने बहुत अच्छा लिखा। सोल डाइसेक्शन में तो देखें तो जैसे इसने खुद अपना प्रीफेस टू सोर्डिलो में कहा था कि इसकी स्ट्रेस जो होती है बेसिकली लेज ऑन द इंसिडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोल। तो आप समझ सकते हैं कि ये उन वाक़यात को तरजीहन पेश करता है जिससे हमें एक नज़र आ रहा हो कि सोल कैसे डेवलप हो रही है और सिचुएशन क्या है। लव सिचुएशन पे, क्राइम सिचुएशन पे और सिचुएशन ऑफ फेलियर और सक्सेस पे ये बहुत महारत के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करवाता है। आउटर ड्रामा की बनिस्बत ज़्यादातर तरजीह देता है कि जो इनवर्ड उस पर्सन के अंदर चल रहा है उसको वो प्रेजेंट करता है। इसी वजह से ये साइको एनालिसिस करता है इनर लैंडस्केप का। थीम ऑफ लव हो, क्राइम हो, फिलोसफी हो, रिलीजन हो, आर्ट हो, ये उस सब को देखकर उनमें मोटिव्स, मूड्स, इमोशंस और थॉट्स को बताता है, थॉट प्रोसेस को रिवील कर रहा होता है। इसके अलावा विक्टोरियन टेम्पर के ये अगेन था। विक्टोरियन टेम्पर उस वक़्त का जो था वो बेसिकली पेसिमिज़म टाइप उसमें थी, जैसे कि आप थॉमस हार्डी के नावल में देख सकते हैं। यही वजह है कि इसकी पोइट्री में हमें जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, जो पॉलिटिक्स चल रही थी और जो इश्यूज़ आ रहे थे, उन पे इसने बहुत कम लिखा है। अव्वल तो लिखा ही नहीं है, या लिखा भी है तो बहुत कम लिखा है। इस वजह से ये अपना इसके फेलियर है कि अपनी जो एज है, विक्टोरियन एज, उसको रिफ़्लेक्ट करने में ये नाकाम रहा है। एक्चुअली ये टाइम जो था इसके लिए इंडिफरेंस का मैटर था ऑलमोस्ट, यानी ये ह्यूमन सोल जो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो वो समझता है कि ह्यूमन सोल जो है आदम से लेकर अब तक जितने भी इंसान आए हैं वो तकरीबन सेम ही उनकी सोल का तरीका रहा है, या जो सोल के बेसिक चीज़ें, डिमांड्स हैं, वो उनकी तकरीबन सेम ही थी। इटालियन रिनेसेंस को देखते हैं तो इटालियन रिनेसेंस में शायद ही कोई इंग्लिश का ऐसा पोइट हो जो इटली को या दीगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ को इसकी तरह जानता हो जिस तरह ब्राउनिंग जानता था। स्पेशली ये इटली को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। आपको जैसे इसकी बायोग्राफी में हम देख चुके हैं कि ये वाइफ के साथ फ्लोरेंस में रहा भी है काफ़ी अर्सा, और इसके बेटे की शादी भी वहाँ पर हुई थी, तो इसका आना जाना था। और फिर इसने रिमोट मिडल एजेस को और इटालियन रिनेसेंस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था ना, तो इस वजह से इसके जगह जगह पे आप पोइट्री में इटालियन रेफरेंसेस देख रहे होते हैं रिनेसेंस के। गॉड, मैन और नेचर को देखें तो ये मानता है कि गॉड ही से मैन और नेचर दोनों की इमर्जेंस हुई है। इसके नेचर की जो इंस्पायरेशन इसके पास थी वो बेसिकली इटालियन इंस्पायरेशन थी नेचर की डिस्क्रिप्शन को लेकर। इसके अकॉर्डिंग नेचर की कोई सिंपथी नहीं होती मैन के लिए। नेचर और मैन अलग अलग एंटिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसकी शायरी में वो हमें इनका कम्बिनेशन भी परफेक्ट किस्म का मिलता है, जैसे दी फायर साइड नाम की पोएम में आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग नेचर जो है ये एक बैकग्राउंड के तौर पे सर्व करती है। ह्यूमन की इमोशंस और थॉट के बैकग्राउंड में नेचर हमें नज़र आती है। गॉड पे देखें तो बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे। ये ज़िंदगी को जीना जानता था और जानता था कि गॉड जो है वो इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ आए हैं वो एक ना एक दिन दूर कर देगा, और आखरत पे और खुदा पे इसका बहुत ज़्यादा यकीन था। इसी वजह से इसका ऑप्टिमिस्टिक फेथ नज़र आता है हमें, जैसा कि रबी बिन एज़रा की फ़िलोसफी में ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा होता है। तो रिलीजियसली रॉबर्ट ब्राउनिंग जो था रिलीजियस पोएम भी लिखा करता था, जैसा कि डेथ इन द डेज़र्ट आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा बिशप ब्लोग्राम्स अपोलॉजी है। ये सारी पोएम्स जो थी, रबी बिन एज़रा भी एक किस्म की रिलीजियस फ़िलोसफी के टाइप पे भी देखी जा सकती है। तो रिलीजन से इसका बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन था। इसकी मदर जो थी वो एक, इसने खुद कहा है कि डिवाइन खातून थी, तो रिलीजन इसकी माँ की तरफ से इसे मिला था। नेक्स्ट हम इसकी आर्ट को देख लेते हैं। तो आर्ट में ये म्यूज़िशियन
लवर्स, म्यूज़िक, पोइट्री, पोएट्स, पेंटर्स, पेंटिंग, इन चीज़ों पे लिखना बहुत ज़्यादा लिखा करता था। इसकी तकरीबन पेंटिंग्स पे या पेंटर्स से रिलेटेड 5 पोएमें हैं, जिसमें मेजर वन पिक्चर इग्नोटस, ओल्ड पिक्चर इन फ्लोरेंस, फ्रा लिपोलिपी, एंड्रिया डेल सार्टो वगैरह आपको नज़र आती हैं। इनकी स्टोरी भी आप देख सकते हैं उन वीडियोस में जो मैंने बनाई हैं। अच्छा, म्यूज़िक में ये म्यूज़िक को लैंग्वेज ऑफ द गॉड, कन्वर्सेशन विद ह्यूमन मानता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता था। इसके अलावा शैले और कीट्स को बहुत ज़्यादा ये मानता था। कीट्स का असर आपको इसकी पोएम पॉपुलैरिटी में नज़र आता है, जबकि शैले का असर मेमोरेबलिया में नज़र आता है आपको। लव और लवर्स पे इसने बहुत ज़्यादा लिखा है। इसको एक्चुअली ना हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्राइम और अबनॉर्मलिटी पे देखें तो लेबॉर्ट्री में ये जैसे वो पॉइज़न ख़रीदने जाती है, तो वो एक इस तरह की ही पोएम है। पोरफायरियाज़ लवर में देखें तो वो अपनी लवर को मार रहा है, उसको किल कर रहा है, तो ये क्राइम और अबनॉर्मलिटी आपको नज़र आएगी। इसी तरह जो अपनी वो पोएम थी माई लास्ट डचेस वाली, उसमें वो अपनी बेगम को मार देता है। तो ये क्राइम और अबनॉर्मलिटी को ये बड़ा परफेक्शन के साथ दिखाता है। इवन के इसके जो विलन्स होते हैं उनका भी ये लिविंग फेथ इन गॉड दिखाता है। फॉर एग्जांपल स्लज में और बिशप्स ब्लोग्राम्स अपोलॉजी में इनके जो करैक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फेथ नज़र आता है हमें गॉड पे। ये वुमेनहुड और वाइफहुड पे भी बहुत अच्छा लिख लेता है, यानी कि ये मेलोडियस पोएम्स लिख सकता है एलिज़ाबेथन्स की तरह। ये प्रॉपर किस्म के सॉन्ग्स लिखता है प्रेज ऑफ ब्यूटी में, जब हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा। अब हम ब्राउनिंग की ऑप्टिमिज़म को देख लेते हैं। ब्राउनिंग उस एज की पेसिमिज़म के दरमियान एक ऑप्टिमिज़म का टावर हमें नज़र आता है। उस एज में एग्जिस्ट करते हुए ये ओल्ड थियोलॉजिकल और मेटाफिज़िकल डोगमास जो थे उन पे बिलीव नहीं करता, उन पे वो बिलीव करता है प्रॉपरली गॉड को, जैसे कि उस टाइम के कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ थे उसके अकॉर्डिंग मानता आता है। इमोरलिटी ऑफ द सोल पे यकीन रखता है, क्रिश्चियनिटी के सारे बिलीव्स को मानता है, लेकिन उसके बावजूद जो उस एज की यानी ये चीज़ें उसके अंदर सारी मौजूद थी, लेकिन उस एज की पेसिमिज़म इसके पास से भी ना गुजरी थी। पेसिमिज़म के ख़िलाफ़ ऑप्टिमिज़म इसके पास बहुत ज़्यादा थी। इसकी ऑप्टिमिज़म जो थी ये महज कंसेप्शनल, परसेप्शनल और थियोरेटिकल ना थी, बल्कि ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्म में इसकी ऑप्टिमिज़म हमको नज़र आती है, और ये बाकायदा रियलिटीज़ ऑफ लाइफ पे खड़ी हुई ऑप्टिमिज़म है। सारी बुराइयों को देखते हुए अगर ये पीपाज़ पैसेज नाम की पोएम में कहता है गॉड इज़ इन दी हेवन, ऑल इज़ राइट विद द वर्ल्ड, इसका ये मतलब है ऑल इज़ राइट इन दी वर्ल्ड का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है, यानी ये मतलब हम नहीं निकाल सकते कि ये जो था एवल को और बुराइयों को, समाजी कमज़ोरियों को और माशरती बिगाड़ को देखते हुए भी ये कह रहा है कि ऑल इज़ राइट इन दी वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि ब्राउनिंग जो है ये सफरिंग और एवल ऑफ दी वर्ल्ड को अच्छे से जानता है। अगर वो ये कहता है कि ऑल इज़ राइट इन दी वर्ल्ड, तो पिछले मिसरे को देखें, गॉड इज़ इन दी हेवन। अगर वो इस कदर जस्ट और बेनोवेलेंट खुदा आसमानों में मौजूद है, तो डेफिनेटली एवल जो है वो उसके प्लान का एक स्कीम है, उसके प्लान की स्कीम ऑफ क्रिएशन है उसकी एवल, और जो बैड चीज़ें हैं, और वो डेफिनेटली इसकी सज़ा व जज़ा करेगा आखिरत में। एक्चुअली इसका ये जो फेथ था गॉड पे, ये इसकी हेल्प करता है इस तरह के ऑप्टिमिज़म को डेवलप करने में, और ये एक्सपीरियंस पे फेथ रखता है। यानी इसके नज़दीक जो मिज़री और पेन है, एवल है, ये जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है, जस्ट अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं है, जस्ट परसेप्शनल। ये बुरी चीज़ों को, एवल्स को, पेन्स को और मिज़री को जस्ट फ़िलोसॉफ़िकल काउंटर पार्ट ऑफ गुड के तौर पे नहीं देख रहा होता। ये फेलियर और जो हैं जितने भी मुश्किलात आ रही हैं और नाकामियाँ आ रही हैं, उनको एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझता है ह्यूमन की अचीवमेंट के लिए। यानी इसकी जो अप्रोच है ये रियलिस्टिक है और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ पे बेस्ड है। तो इसका जो है फेथ इन अचीवमेंट थी, स्ट्रगल पे ये बिलीव नहीं करता था। यानी इसकी जो शायरी है ये हरकत का नाम है, ये सुकून को नहीं जानता, अचीवमेंट पे काने हो जाने और मुतमईन हो जाने को ये हकीकी चीज़ नहीं समझता। इसके नज़दीक जो लाइफ है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस है फ्रॉम हायर टू हायर लेवल। एडवांसमेंट, प्रोग्रेस को ये मॉरल और स्पिरिचुअलिटी के सेंस में लेता है, और ये चाहता है कि परसिस्टेंट स्ट्रगल की जाए लाइफ के जो भी पेश आए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये बुरी चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता है, ये यानी कि जो नाकामियाँ और बुराइयाँ और जो मिजरीज़ आ रही हैं ये एक अपॉर्चुनिटी हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट के तौर पे।
यानी ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, इनको पॉजिटिव वे में लेता है। इसके नज़दीक जो एवल है ये मैंस के मॉरल प्रोग्रेस का ज़रिया है। इसकी लाइंस देखें तो आपको अंदाज़ा होता है, जैसे इसने प्रोपाइस नाम की पोएम में कहा, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। यानी आप स्पिरिट देख रहे हैं ना इस लाइन की, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। तो क्या होता है एक फ़ाइट और लड़ने से, यानी ये हमेशा स्ट्रगल पे बिलीव करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये लाइफ को नेक्स्ट लाइफ की प्रिपरेशन के तौर पे यूज़ करता है। एवलाइन होप की आप लाइंस देखें, ये कहता है गॉड क्रिएट द लव टू रिवार्ड द लव। यानी ये किस तरह ऑप्टिमिस्टिक लाइन है कि हमेशा इसका रिवार्ड मिले ही मिलेगा, वो जिस सूरत में भी मिले, वो जहाँ भी मिले। इसके नज़दीक जो सच्चा प्यार होता है उसका अगर दुनिया में आपको रिवार्ड नहीं मिलता तो उसका हेयर आफ्टर में रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। ये इमोरलिटी ऑफ द सोल पे बिलीव करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये फेलियर को जो है मैंस की ग्लोरी पे ट्रीट करता दिखता है, जैसे कि एंड्रिया डेल साल्टो में जो उसकी इम्परफेक्शंस थी और जो उसके फेलियर थे वो उसको उसकी ग्लोरी के तौर पे ट्रीट करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह एंड्रिया की एक लाइन में कहता है, बट ए मैंस रीच शुड एक्सीड हिज ग्रैस्प, और व्हाट इज़ हेवन फॉर। 97th लाइन थी ये उसकी। तो मतलब ये कि इंसान की नारसाई तलक आशनाई होनी चाहिए, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है वहाँ तक इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, इंसान को जानना चाहिए। तो इसका ये यानी हरकत और हमेशा एक मकसद की तरफ इंसान को गामज़न रहना चाहिए। और इसका जो खुदा पर यकीन है ये बियॉन्ड एनी डाउट है। इवन उसके जो विलन्स हैं, जो नेव्स हैं, जो रोज हैं, उनका भी खुदा पर आपको प्रॉपर किस्म का फेथ नज़र आएगा। इसके नज़दीक खुदा की बहुत सी एट्रीब्यूट हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन वाली इसको लव नज़र आती है, खुदा का लव। यानी यही जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है ये इंसान में नॉलेज और पावर को इंक्रीज़ कर रही होती है इसके नज़दीक। ब्राउनिंग के जो फेथ की और जो इसके करैक्टर्स के फेथ हमें नज़र आते हैं वो इसी खुदा की खासियत से नज़र आते हैं। यानी एक इसकी लाइन देखें, गॉड दौ आर्ट लव आई बिल्ड माई फेथ ऑन दैट। यानी खुदा के मोहब्बत वाली सिफ्त पे ही इसका यकीन बेस कर रहा होता है। इसके नज़दीक जो ज़िंदगी है ये वर्थ लिविंग है, क्योंकि इसके नज़दीक जो ज़िंदगी है और जो कायनात है ये खुदा की मोहब्बत का इजहार ही है। दिस वर्ल्ड एंड लाइफ इज़ एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन लव। इसकी एक लाइन वो कहता है, दिस वर्ल्ड इज़ नो ब्लड फॉर अस नोर ब्लैंक इट मीन्स इंटेंसली एंड मीन्स गुड। फुराली पुलिपुर की ये लाइन थी। तो आप समझ सकते हैं इसकी फ़िलासफ़ी किस किस्म की थी। ये नेचर में प्लेयर देखता है। हग वल्कर कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा जो था इंग्लिश पोएट नहीं है जो लाइफ को इस कदर खुशी के साथ जीना जानता हो जैसा कि ब्राउनिंग। इसकी लाइंस देखें आप, एज द बर्ड विंग्स एंड सिंग्स लेट अस क्राई ऑल गुड थिंग्स आर ours नोर soul हेल्प फ्लैश मोर नो देन फ्लैश हेल्प्स सोल। तो ये ब्राउनिंग जो था ये एक फ़िलोसॉफ़िकल पोएट है और ये एक रोबस्ट ऑप्टिमिज़म इसके यहाँ आपको नज़र आएगी। अब हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के यहाँ जो उसने ट्रीटमेंट किया है लव का वो ज़रा देख लेते हैं। चेस्टरटन रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कहता है, ब्राउनिंग इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ लव पोएट्स एंड हिज पोएट्री इज़ द फाइनेस्ट एज वेल एज द ट्रूएस्ट ऑफ लव पोएट्री इन द वर्ल्ड। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है ब्राउनिंग ने अपने कैरियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लव पोइट्री को लिखना शुरू कर दिया और अपने आखिर तक मरते दम तक, यानी उसकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1899 में, तो उसी दिन उसकी लास्ट जो लव पोएम्स जिसमें थी कलेक्शन में एसोलैंडो नाम का, वो भी पब्लिश हुआ। यानी वो शुरू से ही जब उसने लिखना शुरू किया लव के टॉपिक पर वो लिखता गया और 77 ईयर की एज तक वो लिखता रहा। ब्राउनिंग जो है वो फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द लव को भी इग्नोर नहीं करता, यानी उस पर भी वो हमें तेवरी चढ़ाए हुए नज़र नहीं आएगा। उस टाइम पे जो विक्टोरियन एज के पोइट्स थे वो फ्लैशली लव और फिज़िकल लव में बिल्कुल इंडल्ज नहीं हुआ करते थे, वो इसे बुरा समझते थे। जबकि ब्राउनिंग के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों एस्पेक्ट ऑफ लव यानी सेंशुअस और सेंशुअल लव को दोनों को ज़रूरी समझता था फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो उसके बाज़ पोएम्स जैसे कि अ पर्ल और दूसरी बाय द फायर साइड, इन दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स मिलेंगे सेंशुअल लव के भी, और दूसरा जो स्पिरिचुअल लव उसके भी आपको एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे इसमें। ब्राउनिंग सिर्फ लव को ट्रीट ही नहीं करता बल्कि उसके यहाँ एक
लव का साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल स्टडी आपको नज़र आएगी। वो पैशन ऑफ लव को प्रॉपरली डाइसेक्ट करता है। अक्सर पोएम्स में वो लवर के सीने चीरेगा और दिल के अंदर जो प्यार मोहब्बत के जज्बात हैं उन्हें निकाल कर उन जज्बात को इंटेलेक्चुअली परखेगा। जैसे कि आप उसका मोनोलॉग देख सकते हैं द लास्ट राइड टुगेदर में, जो वहाँ पे लवर हमें नज़र आता है वो लव से ज़्यादा अपने मतलब कि उसकी जो बिलवड है उससे ज़्यादा वो अपने लव के नताइज के बारे में मुतफक्कर हमें नज़र आएगा। यानी वो अपने लव को इंटेलेक्चुअली एनालाइज कर रहा है और ख़ुद को तसल्ली किस तरह से दे रहा है, वो बड़ा मज़े का एक एस्पेक्ट है। वो जानता है कि जो सक्सेस है वो रेयर है, तो इस वजह से वो जिस तरह से अपने आप को कंसोलेशन देता है उस नाकामी पे, वो मज़े की है। यानी कि उसका एक इंटेलेक्चुअल पहलू उभर कर हमारे सामने आ रहा होता है। ब्राउनिंग के जो लव पोएम्स हैं इनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका मैरिड लव यानी पर्सनल लव, और दूसरा ड्रामेटिक लव यानी इम्पर्सनल लव। मैरिड लव जो है इसमें इसकी बहुत कम पोएम्स आपको नज़र आती हैं। ये इसका मैरिड लव जो था ये एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए जिसने पोएम्स लिखी हैं, और इसकी वाइफ की डेथ के बाद यानी 1761 में जब उसकी वाइफ की डेथ होती है तो उसके बाद भी अपनी वाइफ से उसी तरह मोहब्बत करता है, उसी तरह साबित कदम रहता है उसकी मोहब्बत में जैसे कि वो उसकी ज़िंदगी में रहा करता था। आप इसकी ऑप्टिमिस्टिक फेथ यानी कि हम जो है आखिरत में दोबारा मिलेंगे वो इसकी नज़म प्रोस्पाइस में देख सकते हैं, जिसकी आखिरी लाइन थी, देन ए लाइट देन दाई ब्रेस्ट ओ thou soul of my soul I shall clasp thee again and with God be the rest। और दूसरा इसका ड्रामेटिक लव। ये वो पोएम्स हैं जो इसने करैक्टर्स को क्रिएट करके की हैं। इसमें इसने अगरचे इसका अपना प्यार ज़िंदगी में बड़ा सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है लव के फेलियर्स को और इसकी ट्रेजेडीज़ को। जैसे कि आप इसकी पोएम्स क्रिस्टीना, द लास्ट राइड टुगेदर और द लॉस्ट मिस्ट्रेस वगैरह में देख सकते हैं। इसके अलावा ये लव को अब नॉर्मली भी ट्रीट करता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि एवेलाइन होप में इसने 48 ईयर के मेल को 16 ईयर की गर्ल्स के साथ लव में दिखाया है, और ये जो एज्ड मैन होता है ये कभी भी कन्फेस नहीं करता अपने लव को। जब इसकी बिलव्ड की डेथ होती है तब उसके डेथ बेड पे वो पड़ी होती है तो उसको तब कन्फेस करता है और गिरनेनियम के फ्लावर लेकर जाता है उसके पास। इसी तरह पोरफायरिया लवर में देखें, पोरफायरियाज़ लवर में तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल शख्स है जो अपनी बिलव्ड से प्यार भी करता है, उसे हमेशा के लिए पाना चाहता है और हमेशा के लिए पाने का वो रास्ता ये ढूंढता है कि उसको मार देता है, और मारने के बाद बड़ा कालमली उसका जो है सर अपने कंधे पर रख के बैठा होता है और उसे किस करता है उसकी ठंडी बॉडी को, और वो यूँ समझता है कि शायद उसने उसको हमेशा के लिए अपना लिया है। तो ये एक बड़ा ड्रामेटिक सी सिचुएशन थी। इसी तरह इसके करैक्टर्स और पोएम्स में देखें कि पैरासेल्सस जो था और इसकी जो पोएम में सोर्डिलो नाम की पोएम में जो सोर्डिलो था, ये दोनों सिर्फ इसी वजह से इग्नोर हुए थे, यानी कि इसी वजह से नाकाम रहे थे क्योंकि इन्होंने लव के जो है एस्पेक्ट को इग्नोर किया अपनी लाइफ में। तो एक लाइन थी इसकी, गॉड क्रिएट दी लव टू ग्रांट दी लव, ये एवेलाइन होप में से इसकी एक लाइन थी मज़े की। यानी कि इसके नज़दीक जो लव होता है ये लॉन्ग रन में हमेशा सक्सेसफुल ही आपको नज़र आएगा, और जो नहीं सक्सेसफुल होता है ये उसकी वजह जानता है कि वो आपस में भाग ना सके। जैसे कि स्टैचू एंड द बस्ट में वो लवर्स को रिप्रोच करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि वो दोनों आपस में भागे नहीं। और इसी तरह एक और इसकी पोएम दी फ्लाइट ऑफ द डचेज़ में ये दिखाता है उसको डचेस को जो कि एक जिप्सी के साथ भाग जाती है, और इस तरह वो दिखाता है कि उसने फ्रीडम और ट्रू लव अटेन कर लिया है। इसके नज़दीक लव हमेशा रिवार्ड किया जाता है, लव कंकर करने के लिए ही इस दुनिया में आया है, और जो ट्रू लवर्स होते हैं वो हमेशा आपको मिलते नज़र आएंगे। जैसे कि ये लाइफ इन दी लव इन दी लाइफ वाली पोएम्स में आपको दिखाता है कि अगर ना भी मिले तब भी कामयाबी ही है, हम इंशाल्लाह जो आखिरी आखरत है उसमें तो हम मिले ही मिलेंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ लव था। इसके नज़दीक लव जो है एक बहुत हाईएस्ट गुड ऑफ द ह्यूमन लाइफ है, ये लव को इस तरह से देखता है। इसकी पोएम्स में जो मैंने कहा कि सेंशुअस लव और सेंशुअल लव दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी स्पिरिचुअल और उसका जो है फ़िज़िकल एस्पेक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इसकी बाज़ पोएम में फ़िज़िकल एस्पेक्ट हमें नज़र आता है, जैसे कि प्रोस्पाइस में वो आखिरी लाइंस में कहता है देन दाई ब्रेस्ट देन दाई लाइट वगैरह वाली लाइंस में, तो वहाँ से उसको आपको फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। इसी तरह बाय दी फायर साइड वाली पोएम में
ये उसके अर्दली और सेंशुअल एस्पेक्ट ऑफ लव को मोर प्रोमिनेंटली आपको दिखा रहा होता है। इसी तरह इसकी दूसरी पोएम यानी द लास्ट राइड टुगेदर में जब उसकी बिलव्ड उसके साथ बैठती है और उसकी ब्रेस्ट उसके साथ टच होती है, तो लवर सोचता है कि ये जो है इसकी, उस लवर को यानी फील होता है कि शायद उसकी सोल जो है उसकी बॉडी से निकल कर कहीं हेवन में पहुंच चुकी है। तो इस तरह से ये लव को ट्रीट करता हुआ आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के यहाँ मैन की क्या वैल्यू थी, या वो ह्यूमन बीइंग्स को कैसे ट्रीट करता है और नेचर को कैसे ट्रीट करता है। अगर चाहे उसके टाइम पे यानी विक्टोरियन एज में वर्ड्सवर्थ और टेनिसन जैसे बड़े बड़े शायर मौजूद थे जो कि बहुत बड़े शायर थे और ग्रेट पेंटर्स ऑफ करैक्टर थे, लेकिन उनका इशू ये था कि उनके जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे इंग्लिश और इंग्लैंड से रिलेटेड हैं, जबकि ब्राउनिंग जो है ये करैक्टर्स अपने इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और हर जगह से उठाकर वो लेकर आ रहा होता है आपके सामने। उसके जो आर्टिस्ट थे वो उनकी बहुत ज़्यादा करैक्टर्स में वैल्यू करता था, यानी एंड्रिया डेल साल्टो में आप देखें और फ्रा लिपालिपो में देखें तो ये आपके सारे पेंटर्स हैं। एप्ट वोल्गर में देखें तो आपको म्यूजिशियन नज़र आएंगे। हो इट स्ट्राइक्स में पोएट की कहानी है। तो ये सारे डिफरेंट एजेस, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम्स से और डिफरेंट कंट्रीज़ और सिटीज़ से उठाकर करैक्टर हर टाइप के सामने लेकर आता है। इन करैक्टर्स में सिटी करैक्टर्स में अगर हम देखें तो वो जितने भी बड़े बड़े यूरोप के मेट्रोपोलियन टाउन्स हैं वहाँ से वो करैक्टर उठाता है, जैसे लंदन में वीनस, फ्लोरेंस, लंदन वगैरह से। तो ब्राउनिंग का जो इंटरेस्ट था वो क्राउड ऑफ द मैन और वुमेन में नहीं था, बल्कि इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल करैक्टर्स और इंडिविजुअल लाइफ पे वो बड़ा फोकस करता है। ह्यूमैनिटी उसके नज़दीक जो है एग्रीगेशन नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ यूनिट है उसके नज़दीक। अच्छा, वो सिर्फ सेंशुअल लव को यानी सेक्सुअल लव बिटवीन वुमेन एंड मैन को ही ट्रीट नहीं करता, इसके अलावा भी वो जितने इंसान के दूसरों के साथ पेरेंट्स, चिल्ड्रन और ब्रदरहुड और सिस्टर्स वाले रिलेशंस हैं उस सबको भी आपको डील करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो उसका मज़े का थीम उसके नज़दीक है वो ड्रामेटिक इंटरेस्ट है विलन्स में, क्राइम में और अबनॉर्मलिटी ऑफ एवरी काइंड में। हर तरह की अबनॉर्मलिटी नज़र आएगी और जितना सटल क्राइम होगा इतना ही इसका मोर इंटरेस्ट और ग्रेटर इंटरेस्ट पैदा होगा ब्राउनिंग का उसमें। जैसे इवोनोविच में आपको मदर जो है वो नज़र आएगी अपने बच्चे को भेड़िए के सामने फेंकते हुए ताकि वो अपनी जान बचा सके। दी लेबोरेटरी नाम की पोएम में जो आपको खातून नज़र आती है ख़रीद रही होती है, वो पॉइज़न ख़रीद रही होती है ताकि वो अपने राइवल को मार सके। तो इसी तरह पोरफायरिया लवर में जो लवर हमें नज़र आता है वो मर्डरर के तौर पे नज़र आता है। तो इस तरह इसके जितनी भी पोएम्स इस तरह की अबनॉर्मल केस को डील करती हैं उसमें हर तरह के विलेनियस करैक्टर आपको नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इसके मज़े की बात यह है कि इसके जितने भी विलियनस करैक्टर्स हैं या जितने भी बुरे किरदार हैं उन सब का गॉड पे ज़रूर यकीन होता है। इसी तरह उसकी पोएम्स में वैराइटीज़ ऑफ वुमेन भी आपको नज़र आती हैं, गुड वुमेन भी नज़र आती हैं, बैड वुमेन भी नज़र आती हैं, लेकिन ऑलवेज दे आर रियल। ये उनको रिप्रेजेंट करता है विदाउट एनी बायसनेस के, विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी के, यानी ये उनको इक्वल लिविंग बीइंग करार देता है मैन के, ना तो उन्हें गॉडेस का जो है मर्तबा दे रहा होता है, ना उन्हें ट्वाइस के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्राउनिंग जो है वो नेचर को कैसे ट्रीट किया करता था। ब्राउनिंग के यहाँ नेचर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती जैसे कि रोमांटिक्स के यहाँ रखा करती थी। अगर चाहे उसने रोमांटिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा था, जैसे कि आपको शैले का इन्फ्लुएंस नज़र आएगा पॉलिन नाम की पोएम में, लेकिन उसने कभी भी इन पोएट्स को इमिटेट नहीं किया। उसकी काफ़ी पोएम्स में नेचर आपको नज़र आती है, जैसे कि द लवर्स क्वार्रल्स में, बाय द फायर साइड में, पॉलिन में, सोर्डिलो में नेचर की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शंस आपको नज़र आती हैं। लेकिन वो रेयरली रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस को नेचर के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के थ्रू ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस को बहुत ही वो रेयरली एक्सप्रेस करता है, जैसे कि उससे पीछे वाले रोमांटिक्स पोएट किया करते थे। उसके नज़दीक नेचर एक अलग एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है और वो उसकी वर्ड्सवर्थ की तरह वर्शिप करते हुए आपको कभी नज़र नहीं आएगा। उसके नज़दीक नेचर जो है ये ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस का एक बैकग्राउंड है, तो वो इसे जस्ट एज ए बैकग्राउंड ही ट्रीट करता है। उसके वॉल्यूम द रिंग एंड द बुक के बाद आपको नेचर का जो एस्पेक्ट है उसकी पोइट्री में डिके करता हुआ नज़र आएगा। एक्चुअली उसका तब इंटेलेक्चुअल पहलू जो था वो ज़रा राइज़ कर गया था और ये ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ द मैन्स में, और इस वजह से ये नेचर से थोड़ा डाइवर्ट हो गया। इसकी लिरिसिज्म को देखें तो ये एक लिरिक पोइट था डेफिनेटली, लेकिन ये अक्सर आपको नज़र आएगा सेंस को, साउंड को सेंस पे कुर्बान करता हुआ नज़र आएगा।
बाज़ दफ़ा इसकी जो पोएम्स हैं उनमें सेंस और साउंड इकट्ठे नज़र आते हैं और एक ऐसा म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और ऐसी मेलोडी होती है कि वो और हमें कहीं नज़र नहीं आती। और जब कभी ऐसा होता है कि ये सेंस और साउंड को कंबाइन करता है तो इसका जो म्यूज़िकल और लिरिकल इफ़ेक्ट है ये उन पोएट्स से जो सिर्फ साउंड को प्रेफर करते हैं बढ़ा हुआ नज़र आता है हमें। ब्राउनिंग ने न्यू फॉर्म ऑफ द लिरिक इन्वेंट की थी, ड्रामेटिक लिरिक, और उसने इंग्लिश में जो लिरिक्स थी उनके स्कोप को वाइड कर दिया था और इंक्रीज़ कर दिया था। ब्राउनिंग का जब कभी म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट छोड़ता है इंसान की मेमोरी पे। ब्राउनिंग जो था ये इंग्लिश लिटरेचर में जॉन डन के बाद सबसे बड़ा लव पोएट आपको नज़र में आएगा और इसकी जो बेस्ट लिरिक्स हैं वो लव लिरिक्स ही हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउनिंग की जो पोइट्रीज़ के फ्लाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये ब्राउनिंग वाला सिलसिला मुकम्मल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।